जब हम कोर्ट में केस फ़ाइल करते हैं, कोई सिविल सूट फ़ाइल करते हैं, दावा फ़ाइल करते हैं, तो उसके साथ हम स्टे की दरख़्वास्त भी देते हैं कि जनाब ये दूसरी पार्टी को रोका जाए। मिसाल के तौर पर कोई प्रॉपर्टी का तनाज़ा है तो आप उसमें एक दरख़्वास्त ये भी देते हैं कि जी मैं मालिक हूँ, या मेरा स्पेसिफ़िक परफ़ॉर्मेंस का उसके साथ एग्रीमेंट है और वो मेरे नाम नहीं लगवा रहा, और साथ में आप एक स्टे की भी एप्लीकेशन दे देते हैं कि उसको कहें कि जितनी देर तक इस केस का फ़ैसला नहीं होता, उस प्रॉपर्टी को फ़र्दर किसी को सेल वगैरह ना करे या उसको कोई नुकसान ना पहुंचाए, क्योंकि मैं उसके पैसे भर चुका हूं। या मैं कोई कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं और बंदा कोई आके उसमें इंटरफेयर कर रहा है, उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो मैं उसके ख़िलाफ़ कोर्ट में जाता हूं और मैं उसमें एक दरख्वास्त ये भी कहता हूं कि उसको कहें कि मेरी उस कंस्ट्रक्शन वर्क में वो रुकावट ना कोई डाले। तो वो एप्लीकेशन जो है वो कोर्ट पहले डिसाइड करती है, मेन केस बाद में डिसाइड करती है। पहली बात तो ये है कि जब मैं कोर्ट में जाता हूँ तो रूटीन में कोर्ट पहली हियरिंग पर ही मुझे एड इंटरम जो है वो स्टे दे देती है, और उसके बाद दूसरी पार्टी को नोटिस करती है कि वो भी आए और उसका मौक़िफ़ सुन के फिर फ़ैसला किया जाए कि ये जो स्टे है, ये जो इंजंक्शन है, बेसिकली इंजंक्शन वर्ड है, उसको हम स्टे उर्फ़ आम में, हमारी आम आदमियों में, आम आवाम में ये लफ्ज़ जो है उसी से जाना जाता है। तो वो देखते हैं कि इसको परमानेंट इंजंक्शन जो है वो ग्रांट करना है, टेम्परेरी इंजंक्शन भी उसको परमानेंट करना है या नहीं करना। तो वो फिर फ़ैसला करती है कोर्ट दोनों पार्टीज़ को सुन के। अगर तो वो ग्रांट कर देती है तो उसका मतलब है कि स्टे कन्फ़र्म हो गया। स्टे कन्फ़र्म होने के बावजूद अगर कोई पार्टी वो डिसओबीडियंस करती है, उस स्टेटस को बरकरार नहीं रखती, उस प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है, तो वो जो पार्टी, जो एग्रीव्ड पार्टी है, वो दोबारा उसी कोर्ट में आएगी कि जनाब देखें, ये आपने स्टेटस को किया था, इंजंक्शन दिया था, तो लेकिन वो जो पार्टी है जिसको आपने मना किया था ये काम करने से, या जिसको हुक्म दिया था कि ये काम करो, वो पार्टी वो उसको नहीं कर रही काम वो। तो वो उस स्टे की, उस ऑर्डर की खिलाफ वर्ज़ी कर रही है। तो कोर्ट फिर वो कोई ऐसी प्रॉपर्टी अगर उस बंदे के पास है, उस प्रॉपर्टी को अटैच कर सकती है, जो नुकसान पहुँचाया है उसने, उस वो नुकसान का इज़ाला करवा सकती है। हमारा सीपीसी का जो ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2, 2C इसको बेसिकली इसको डिटेल के साथ डिस्कस कर रहा है। उस प्रॉपर्टी को अटैच करके उसको सेल कर सकती है, और जिस बंदे का नुकसान हुआ है उस सेल से, उस सेल प्रोसीड से उसका नुकसान पूरा कर सकती है। इसी तरह वो जो स्टे की वायलेशन करने वाला बंदा है उसको गिरफ़्तार भी कर सकती है, गिरफ़्तार करवा सकती है, और वो प्रॉपर्टी को अटैच रख सकती है 1 साल तक के लिए, और साल के बाद वो देखती है कि अगर हाँ जी अब ठीक है, अब चीज़ें नॉर्मल हो गई हैं, तो वो फिर ख़त्म कर सकती है। लेकिन वो साल बाद भी देखती है कि नहीं जी अभी भी वो वायलेशन इसी तरह चल रही है, तो फिर उसको वो सेल वगैरह करवा सकती है। तो अगर कोई बंदा स्टे की वायलेशन करता है तो कोर्ट के पास इख्तियार है, सिविल कोर्ट के पास, जिस कोर्ट ने ग्रांट किया है, आप उसी कोर्ट में जा सकते हैं। या वो केस सपोज़ एक कोर्ट में, अब आप देखें कि हमारे एडमिन कोर्ट्स अलग हैं और आगे जो ट्रायल कोर्ट्स हैं वो अलग हैं। तो वो स्टे का फ़ैसला करके तो एडमिन कोर्ट वो केस ट्रायल के लिए दूसरी जो कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट है, उसको भेज देती है। तो अगर तो आपका केस जो है वो ट्रायल कोर्ट में चला गया है, तो आप फिर वहाँ पर वो पिटिशन या एप्लीकेशन फ़ाइल करेंगे कि ये जो वायलेटर है, जो खिलाफ वर्ज़ी करने वाला है, उसको सज़ा दी जाए, तो कोर्ट डेफ़िनेटली उसके खिलाफ़ कार्रवाई करेगी।